रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो बच्चों, जो आज का सेशन है ये हमारा स्पेशल इस बारे में है कि जो बच्चे सोच रहे होते हैं हमने बाहर जाके एमबीबीएस करना है, जैसा कि चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पे क्या कंडीशंस होती हैं और क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें आपके एक्सपेंसेस कितने आ जाते हैं। अगर पाकिस्तान में प्राइवेट में एडमिशन मिल रहा है, आपको वहाँ से करना है या बाहर जाके करना चाहिए। और उसके लिए मैं क्योंकि ख़ुद तो पाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूँ निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपको पता होगा कि तकरीबन 2 सालों से हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम आपको फ़ॉरेन एडमिशन्स करवा के देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, हमारे ऊपर जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो तो हैं ही, लेकिन एक एक ऐसे स्टूडेंट जो कि वहाँ से बन रहे हैं, जिनका एमबीबीएस कंप्लीट होने वाला है, वो जब आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो वो एक अलग बात है। तो इसके लिए मेरे साथ डॉक्टर आदिल मौजूद हैं, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है एमबीबीएस का, और इनसे हम कुछ चीज़ें पूछेंगे और ये समझें एक किस्म का पॉडकास्ट है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो सबसे पहले ना कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, जिसमें कि जैसे फ़ॉरेन एडमिशन है ना, इसमें देखें जब आपने एडमिशन लेना होता है ना, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपने कंट्री कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ऐसा होता है जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा किर्गिज़िस्तान के कुछ वाक़यात हुए थे और वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ क्या बना। फिर कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी होते हैं वहाँ पे आप चले जाते हैं, ठीक है, आपकी फ़ीस जो है वो चाहे कम होती है, और मसला क्या बनता है एंड पे आके कि आपको डिग्री नहीं मिलती, आपकी 5 साल आपने ज़ाया कर दिए अपने। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है, आपको वहाँ पे बाहर लेके नहीं जाते, वो कहते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस आप लें। या ऐसा होता है कि कंसल्टेंट्स आपको ना इस जाल में फंसाते हैं कि भई हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपकी कोई फ़ीस नहीं होगी। और बेचारे बच्चे जो हैं उन्हें कुछ पता होता नहीं है, और वहाँ पे जाके देख के तो कोई नहीं आया होता कि क्या सीन है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इतना नुकसान बन जाती है कि बच्चों के पैसे भी ज़ाया होते हैं, ठीक है, और बाद में फिर वो एमबीबीएस भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर की जाएँगी। बाकी बच्चों इसमें ना एक चीज़ याद रखिएगा, मज़ीद ये है कि डॉक्टर आदिल भी आपको बताएँगे कि ना स्कॉलरशिप का याद रखिएगा। अगर आपको कोई ये लारा देता है ना कि हम आपका स्कॉलरशिप के बेस के ऊपर एडमिशन करवाएँगे, आपका फ़र्स्ट ईयर में जो है वो एडमिशन हो जाएगा, आप इसकी फ़ीस सिर्फ़ फ़र्स्ट ईयर की देंगे, बाद में आपने फ़ीस नहीं देनी। तो ये सारी चीज़ें ना होती हैं भी झूठ, ठीक है। ये कैसे झूठ होती हैं ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप काइंडली ये जो हमारी मीटिंग चल रही है, वैसे ये यूट्यूब पे भी बाद में अवेलेबल होगी, आपके जो फेलोज़ वगैरह हों तो उनके साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास कोई वीडियो वगैरह का इशू आ रहा है, अगर किसी स्टूडेंट के पास, तो मे बी नेटवर्क का इशू हो सकता है या हमारी तरफ से भी कुछ इशू आ सकता है। बहरहाल अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है, और थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आदिल। मैं सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कज़ाकिस्तान में 5th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। और आज मैं यानी कि आपके साथ यही शेयर करने के लिए डॉक्टर रहमान के पास आया जी था जी। कि बच्चे की पहली बात तो बच्चे क्यों जाते हैं बाहर एमबीबीएस के लिए। और मतलब कि पाकिस्तान में उन्हें क्या मुश्किलात आती हैं, इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं एडमिशन के, और वहाँ पे जाके उन्हें क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और फ़ौरन जो स्टूडेंट होता है मेडिकल उसकी क्या लाइफ होती है। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि मतलब अभी आपका एमडी कैट होने वाला है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को, जी। उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद फिर स्टूडेंट कई मोस्टली स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारा पाकिस्तान में एडमिशन हो जाए, ठीक है। अगर किसी का नहीं हो पाता फिर वो सोचते हैं कि हमारा ना अब्रॉड में हो जाए। कुछ ये भी सोचते हैं कि पाकिस्तान में महंगा है, बाहर सस्ता है, तो इस तरह। अच्छा, इसमें ना डॉक्टर साहब मैं पहले नंबर पे यही बात पूछूंगा, क्योंकि कई बच्चे जो है ना वो ये चीज़ पूछते हैं कि सर हमारा जो है वो स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाएगा, यानी बच्चों को जब समटाइम्स ऐसा होता है कि एमडी कैट नहीं क्लियर होता, ठीक है, तो ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा होता है, हर बच्चा आगे पूछता है हमें ना स्कॉलरशिप चाहिए फ़ॉरन में। तो मुझे बताएं कि ये स्कॉलरशिप वाला प्रैंक होता क्या है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो एमबीबीएस की डिग्री होती है वो आपको भी पता है, और ये वर्ल्ड वाइड ही एक महंगी डिग्री है। आप चाहे आप पाकिस्तान में भी देख लें, प्राइवेट आप किसी दूसरे प्रोग्राम में जब एडमिशन लेंगे उसकी इतनी फ़ीस नहीं है, मतलब जितनी एमबीबीएस की। सबसे महंगा जो प्रोग्राम है जो मतलब कि बैचलर का, वो एमबीबीएस है, ठीक है। तो बाहर भी कोई मेडिकल में कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्कॉलरशिप है। जो आपको ये स्कॉलरशिप कहता है, जो आपको लारा लगाता है, वो 99% झूठ है। अच्छा, इसमें एक वो चीज़ होती है, कहते हैं कि अगर फर्स्ट ईयर में मार्क्स अच्छे हों तो उसकी बेस के ऊपर कोई स्कॉलरशिप है, तो उसका भी थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। नहीं, वो चाइना में ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि होता एडमिशन वो प्राइवेट है, ठीक है। उसमें ये होता है कि फ़र्स्ट ईयर में वो जो उनकी परफॉर्मेंस होती है, जो उनके मार्क्स आते हैं, टॉप 10 स्टूडेंट्स को वो देते हैं उस पे स्कॉलरशिप। वो फिर वो और वो थ्रू ऑल द कोर्स वो उस उनकी परफॉर्मेंस पे मतलब कि होती है स्कॉलरशिप। सही हो गया।
अच्छा इसमें क्योंकि जो हम सर्विस दे रहे हैं फॉरेन एडमिशन्स की, हमारे साथ लिंक में जो है वो फिर डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं लोग, तो इसमें मेनली हम जो कवर कर रहे हैं उसमें कज़ाकिस्तान है और रशिया के कुछ हैं, फिर इसी तरह उज़्बेकिस्तान और चाइना। तो एक ना डिफरेंस आता है, ठीक है। ये बात शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी कईयों को कि चाइना में एमबीबीएस करने में क्या डिफरेंस है और जो दूसरी स्टेट्स हैं जैसे रशिया की है या दूसरी जैसे कि कज़ाकिस्तान है सेमी में, जैसे कि आप कर रहे हैं सेमी से, तो ये डिफरेंस के बारे में बताइएगा। चाइना में ये है कि वहाँ पे जो पहला साल है उनका, वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज वो सिखाते हैं आपको। उनका HSK लेवल 4 वो आपने पास करना होता है, फिर वो आपको फर्स्ट ईयर में मतलब कि मेडिकल स्टडी परस्यू करने की आपको इजाज़त देते हैं। जबकि इधर सेंट्रल एशिया में और मेन रशिया में ऐसा नहीं है। हाँ, उनका एक सेमेस्टर के लिए उनका वो होता है लैंग्वेज कोर्स होता है साथ में, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं होता। वो ये नहीं है कि आप पास करेंगे तो आपकी मेडिकल स्टडी स्टार्ट होगी। मेडिकल स्टडी आपकी फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो साथ एक ऐसा, जैसे हम उर्दू साथ पढ़ते हैं, इस्लामियत साथ पढ़ते हैं, तो सेम ऐसे ही उनकी भी साथ एक सेमेस्टर के साथ एक सेमेस्टर होता है, उसके बाद नहीं होता। अच्छा, यानी कि अगर चाइना से एमबीबीएस करेंगे तो वो 6 साल का बढ़ जाएगा। हाँ, वो 6 साल का होगा। सही है, फिर ज़ाहिर सी बात है। वैसे मोस्टली ना मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स पहले भी एडमिशन करवाते हैं, तो चाइना उनकी प्रायोरिटी होती है, वो ये समझते हैं कि वहाँ पे फ़ीस क्योंकि थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे कज़ाकिस्तान वगैरह में थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे जब 6 साल का ड्यूरेशन होगा तो वो तकरीबन वहीं पे काम हो जाता है फ़ीस का, जैसा कि कज़ाकिस्तान वगैरह में है या बाकी में है। अच्छा, तो अब इसमें क्योंकि एडमिशन्स का थोड़ा-सा प्रोसीजर भी चेंज किया है पीएमडीसी ने, पहले कुछ और था लेकिन अब थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी आपने बताना है कि अब क्या-क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं बाहर जाने के लिए, अगर कोई स्टूडेंट विलिंग है तो? पहले ऐसा होता था कि पहले MD कैट में 50% पहले भी होता था। पहले ये पिछले साल से एमडी कैट का तो ये है कि पिछले साल से उन्होंने कन्फर्म किया है हाँ। कि भाई जी आपके पास एमडी कैट का जो है वो रिज़ल्ट होना चाहिए। और जैसे एफएससी 60% थी पहले बाहर जाने के लिए। जैसे अगर हम बात करें 2022 की 20 की, तो पहले यही सीन था कि अगर जिस बच्चे के 60% मार्क्स हैं एफएससी में, वो बाहर चला जाता था, उसे ना एमडी कैट की ज़रूरत है ना कोई एनओसी की ज़रूरत है। तो अब तो वो सुना है कि जी एनओसी भी हाँ, चाहिए अब पीएमडीसी से, NOC भी इस चाहिए साल से वो लाजमी कर दी गई है और 50% मार्क्स भी चाहिए MD कैट में। एमडी कैट में। यानी कि अब ना इसमें ये भी होता है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है ना ये स्टार्ट होता है। अब एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि हम मेडिक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हमारे जो एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगे, सारे फीस स्ट्रक्चर भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो ना इसमें ये चीज़ है कि सितंबर एक इंटेक होता है और फिर होता है फेब इंटेक। चाइना में मोस्टली ये है कि फेब इंटेक तक चलते रहते हैं एडमिशन्स, लेकिन जैसे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फिर ऐसा ऐसा ये ना काम कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने एडमिशन सिक्योर करना है, उन्हें चाहिए कि एमडी कैट अक्टूबर में हो रहा है, उससे पहले वो कॉन्टैक्ट में रहें, उनको पता हो कि हमने बाद में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी हैं और फिर हमें उसके लिए कितने एक्सपेंसेस चाहिए। ये सारी चीज़ें माइंड में हो, बस ये कि आपका एमडी कैट हो, रिजल्ट आपके हाथ में और आपका वहाँ से एडमिशन लेटर आया हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें ना अब डॉक्टर साहब मेन चीज़ ये भी है कि एक्सपेंसेस कितने आएंगे जी? अगर आप ना चाइना के बता दीजिएगा और दूसरे कंट्रीज़ के बता दीजिएगा। एक्सपेंसेस एक साल का तकरीबन हॉस्टल खाना पीना मिला के कम से कम 14 से 15 लाख एक साल का एक्सपेंस है। ये आप बता रहे हैं चाइना के लिए या कज़ाकिस्तान के लिए? यार चाइना में 11-12 हो जाता है अच्छा, और कज़ाकिस्तान में 14 से 15 हो जाता है। यानी कि एक्सपेंसेस तकरीबन सेम ही है। और अच्छा इसमें ना फिर जैसा कि कहा जाता है कि मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। अच्छा एवरेज है ये। वैसे फ़ीस का अगर देखें खाने पीने के अलावा तो फ़ीस कितनी बन जाती है साल की? फ़ीस 10 लाख 10 एवरेज लाख फ़ीस। प्रोबेबली। ओके, और इसमें वो हॉस्टल इंक्लूड होता है कि नहीं होता? इसमें हॉस्टल इंक्लूड होता है। मैं हॉस्टल वगैरह मिला के आपको कहा है कि अच्छा, 14 यानी 13 कि 14 जब 15। हॉस्टल और खाने पीने का खर्चा मिलेगा तो फिर ये तकरीबन 12 से 15 लाख हम एवरेज लगा सकते हाँ, हैं, कितना एवरेज, लगेगा? हाँ, हाँ, अच्छा, एवरेज। अब क्योंकि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मुझे पता है हमारे पास प्राइवेट जो एडमिशन लेते हैं बच्चे वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ना इसमें एक बात आपको मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान में अभी जो खर्चा चल रहा है ना, आप ये देख लें कि 20 लाख से कम कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान में आपका एमबीबीएस नहीं करवा रहा। वो चाहे पंजाब में है या किसी और सूबे में है, 20 लाख तो मस्ट है। बाकी इसके अलावा जो मेस के अखराजात हैं, आपके बाकी रहने के अखराजात हैं, उससे अलग होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ मुल्तान की बात करें, मुल्तान में जैसे बख्तावर अमीन है, ठीक है? इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर था ना, तकरीबन 30 से 31 लाख तक इसकी फ़ीस थी 1 साल की। तो अब आप हिसाब लगा लें, सिर्फ 30 से 31 लाख फ़ीस है और बाकी कहाँ पे सीन गया होगा। फिर इसी तरह जो है वो एक और चीज़ हुई थी कि इन्होंने जो है ना पीएमडीसी ने लास्ट एक पॉलिसी बनाई थी कि हम प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट करेंगे कि भाई आपकी जो फ़ीस है ना वो 18 लाख तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आपको ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ऐसे कौन सी चीज़ें थी, आपने कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि जिसकी वजह से फ़ीस ज़्यादा है। तो बहरहाल फ़ीस में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई, अभी भी जो है वो 20-25 लाख तकरीबन पाकिस्तान में फ़ीस चल रही है। तो ये है कि बाहर जाने में ना ये होता है कि अगर आपने सोचा हुआ है कि भाई एमबीबीएस ही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप यही करें कि आप बाहर जाने के लिए एमबीबीएस के लिए जो है वो कोशिश करें। बाकी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको बता दिए हैं। और इसमें ना एक बात याद रखिएगा, आपने जो पैसा लगाना होता है ना, आपके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से जमा किया होता है।
उसको लगाते वक्त ना ये सोच लीजिएगा कि जिस कंसल्टेंट से आप करवा रहे हैं एडमिशन, क्या वो ट्रस्ट वर्थी है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप उसको पैसे दें, बाद में आपके लारे लगे रहे हैं। हमने लास्ट में देखे हैं, बड़े सीन देखे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट हमारे पास आए, एडमिशन नहीं करवाया, किसी और के हथे चढ़े, बाद में उनको वीज़ा तक ना मिला, फिर वो इसी तरह जलील होते रहे। तो इस चीज़ को ना काइंडली आप लोगों ने जो है अपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब ना इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि चलें MBBS तो हो गया, ठीक है, बच्चा चला गया वहाँ पे। अब MBBS करने के बाद फिर वो अगर पाकिस्तान में आता है तो फिर उसके बाद क्या सीन है इसका, ये भी बताइएगा। फिर उसे NLE का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। NLE के एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी अगर आप इंफॉर्मेशन दे दें। NLE में जो अभी करंट चल रहा है, वैसे तो PMDC की पॉलिसी हर साल बदलती रहती है। जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है उसमें 60% जो है पासिंग मार्क्स आपको चाहिए NLE के एग्ज़ाम में। जिस स्टूडेंट ने एक मतलब कि जिसने थोड़ा बेसिक भी स्टडी किया होता है ना MBBS, वो ईज़िली मतलब कि NLE पास कर जाता है। अभी मेरे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मोस्टली मेरे जो सीनियर थे, जो मेरे जानने वाले थे, उन्होंने NLE पास कर लिया है। और सबसे अच्छी बात ये PMDC ने अभी मतलब कि हुआ है ये 2 सालों से कि PMDC साल में 2 बार NLE ले रही है। अच्छा। तो इसकी वजह से बड़ा बेनिफिट रहा है स्टूडेंट्स को कि वो आते हैं और पहले तो और साथ में जो अभी करंट चल रहा है उसमें ये है कि जो A लिस्टेड यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आते हैं उनको हाउस जॉब पहले दी जाएगी, उनको PRMP प्रोविजनल मेडिकल लाइसेंस वो उनको मिल जाएगा। वो ड्यूरिंग हाउस जॉब वो अपना NLE पास करें और उनका टाइम नहीं ज़ाया होगा। ये बड़ा अच्छा PMDC ने किया है पिछले 2 सालों से। वो साथ ही अपनी हाउस जॉब करेंगे, साथ ही NLE पास करेंगे और उनका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, सही है। अच्छा, इसमें ना स्टूडेंट्स क्योंकि जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं भी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अब ना पहले ये होता था 2020 तक तकरीबन ऐसा था कि स्टूडेंट का ना जहाँ दिल करता था किसी भी कंट्री में चले जाते थे, ठीक है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का कोई पता नहीं होता था कि ये A लिस्टेड है, B लिस्टेड है, ऐसी ना कोई कैटेगरी नहीं थी। बस स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, बाद में उसकी चाहे डिग्री मिल रही है नहीं मिल रही, तो ना इस तरह बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे थे। फिर 2020 में जब PMC आई थी, यानी अब तो PMDC है दोबारा से, उस वक्त PMC आई थी, इन्होंने ना फिर जितनी यूनिवर्सिटीज़ थी इनकी कैटेगरीज़ बनाई कि हमारी जो लिस्ट है जो हमारे मेयार के ऊपर पूरा उतर रही हैं वो A लिस्टेड हैं, उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना उनकी हमारी शॉर्ट ही नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए ये बात भी लाजमी है कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं ना तो ये कोशिश कीजिएगा कि हमेशा A लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिएगा। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। तो आपने जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, ठीक है, आप मेडिक्स के पास आ रहे हैं या अगर आपका कहीं पर और ट्रस्ट बन रहा है, हम आपको ये लाजमी नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास ही आएँ। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँगा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म आपको चीज़ प्रोवाइड करेगा, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से हम आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम स्टार्ट करने का मकसद भी हमारा यही था। तो इसमें हमारे जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी सारे जितने भी कंसल्टेंट्स बैठे हैं उनसे कम फ़ीस स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं होते जिस तरह वो ले रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे जब हम आपको कहेंगे कि हम आपका एडमिशन करवा के दे रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चंस भी कुछ आ रहे हैं तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको मतलब मेन चीज़ें क्लियर हो गई कि पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी आपने अच्छी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद फिर आप जब पाकिस्तान में आ रहे हैं MBBS करने के बाद तो आपको NLE का एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन उससे पहले आप हाउस जॉब कर सकते हैं, साथ साथ आप NLE की तैयारी करें और फिर आपको डिग्री यानी कि लाइसेंस जो यहाँ का पाकिस्तान का वो मिल जाएगा और आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ना चीज़ मैंने सुनी है, मोस्टली लोग ना वो कह रहे होते हैं कि भाई ये तो बाहर से डॉक्टर बन के आया है तो इसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है, ये चाइना का डॉक्टर है जैसे कहते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, समटाइम्स आपने भी चीज़ सुनी होगी। तो मेरे ख्याल में वैसे मैंने देखा है मुल्तान में भी अगर देखा जाए एक दो डॉक्टर्स मैं जानता हूँ जिनका बड़ा नाम है, वो चाइना से बन के आए या किसी और कंट्री से बन के आए, रशिया वगैरह से, तो उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया हुआ है कि इलाज वगैरह उनका अच्छा है। तो आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं? मैं ना अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पूछता है या कोई ऐसी जैसे मतलब कि चाइना से बन के आया है या बाहर से बन के आया है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि कभी आपने जो चाइना से बन के आया है या रशिया से बन के आया है या सेंट्रल एशिया से कहीं से बन के आया है, उसको कभी आपने बेरोज़गार देखा है? आपने उन डॉक्टर्स को कोई वेले देखा है? ठीक है, तो फिर वो कहते हैं जी हमने तो, या तो फिर ऐसा होना कि उनको वेला देखा हो, ठीक है। और नंबर 2 जो जाते हैं ना इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, देखें एक तो उनका ग्रूमिंग लेवल पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट से अच्छा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे ही ठीक है। और जो मेडिकल स्टडीज़ है वो आपको भी पता है, मैं आता हूँ जब भी छुट्टियाँ, तो मैं आपके पास इधर आता हूँ, हम दोनों शेयर करते हैं अपनी स्टडीज़, तो आपको बेहतर पता है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये प्रैक्टिकल किए, ठीक है। आप भी बताते हैं कि निश्तर में ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल हुए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आ जाते हैं प्राइवेट, जो सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके क्या हालात हैं वो भी आपको पता है। ऐसे ही है। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि ये अंडररेट करते हैं ना फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी। बस वो एक होता है थप्पा लग गया इसके ऊपर, ये एक बाहर का डॉक्टर है, ये नहीं देखना कि उसकी प्रैक्टिस वहाँ पे कैसे हुई है, कैसा पढ़ के आया है। और बाकी ये चीज़ ना बड़ी मैटर करती है कि आप वहाँ किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं।
अब जैसे अगर आप किसी लोकल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं कि जहाँ पे वो आपको नाम बंद कर रहे हैं कि भी आप क्लासेस लें, आप बस ऐसे एग्जाम पास कर जाएं, फिर उस MBBS का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हम रिकमेंड भी आपको करते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी को लिस्ट में डाला होता है कि जहाँ पे फ़ायदा है, जहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो आप वाकई डॉक्टर बन के आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे पैसा लगाया, डिग्री ली और यहाँ पे आके आगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो चलें ये बात भी क्लियर होगी कि ये है कि जो डॉक्टर बन के आएगा, अच्छा डॉक्टर बन के आएगा, वो यहाँ पे बेरोज़गार नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसके अलावा कोई बात अगर आपके माइंड में हो शेयर करने, या फिर हम बच्चों के क्वेश्चंस देख लें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पूछनी है कि जैसे मोस्टली होता है बच्चे चाइना में जाते हैं, ठीक है, या दूसरे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गैर मुस्लिम रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, तो वहाँ पे खाने पीने का कोई इशू तो नहीं होता ज़्यादा कि हमारी फूड जो हलाल है या हराम इस चीज़ में, वो अवेलेबिलिटी होती है सारी वहाँ पे? देखिए ज़ाहिर बात है, जब उन्हें पता है कि पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि मुसलमान हैं, उनको आपके मज़हब का भी पता होता है, आपकी नेशनैलिटी का भी पता होता है, तो वो फिर उस हिसाब से वहाँ पे आपके फूड, आपकी अकोमोडेशन सारा कुछ मैनेज करके उन्होंने रखा होता है। जो चाइना में जाते हैं उन्हें हलाल वहाँ पे फूड मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जाते हैं वहाँ पे तो मुसलमान ज़्यादा हैं, तो उन्हें हलाल फूड, मतलब कि मैं कज़ाकिस्तान में हूँ, मुझे ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद रशिया में भी बहुत मुसलमान हैं, जो मेन रशिया है ना, वहाँ पे भी उनकी तकरीबन 25% जो आबादी है वो मुस्लिम है। तो वहाँ पे भी मोस्टली जो मुस्लिम स्टेट्स हैं जैसे दागिस्तान होगी, चेचनिया होगी, वहाँ पे उनको ईज़िली हलाल फूड अवेलेबल होता है। सही है। चलें अब ना ज़रा स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं कि बच्चे हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं। बाकी वैसे ये रिकॉर्डिंग बाद में आपको मिल जाएगी, ताकि बाद में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अगर NLE टेस्ट पास ना हो, NLE टेस्ट करना, अच्छा NLE की वैसे कोई अटेम्प्ट्स का सीन होता है कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, या अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं? अनलिमिटेड अटैम्प्ट। बस जब तक आप नहीं कर पाते क्लियर तो आप ट्राई करें। वैसे मोस्टली क्या है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि आपकी ईज़िली हो जाता है जिन्होंने वहाँ पढ़ा होता है? अच्छा। यार जिन्होंने बेसिक हुँ। स्टडी की होती है ना, जी। जिन्होंने मतलब कि आवारागर्दी नहीं की होती, सही, सही। ठीक है, वो ईज़िली अपना टेस्ट पास कर लेते हैं। कोई इतना मतलब अगर तो अभी तो 60% किया हुआ है, हुँ। अगर यही मे बी जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, हुँ। वो 50% NLE में मतलब कि जो पासिंग रेशियो है। लेकिन ये PMDC है, हुँ। जो कभी उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। पहले ये 50% ही था, फिर 70% हो गया, फिर सही। 60% हो गया। कोई पता नहीं अगले साल ये 50% हो जाए। अगर ये 50% हो जाए तो बहुत बेनिफिट है हमें। हुँ। 50% में तो बहुत बच्चे मतलब ईज़िली पास हो जाता है, और अभी भी बहुत बच्चे पास कर रहे हैं, क्योंकि सही हो इनकी गया। सबसे अच्छी बात ये है कि साल में 2 दफ़ा ले रहे हैं। हुँ। बेसिकली ये इंडियन मेडिकल काउंसिल को फ़ॉलो कर रहे हैं। सही, वो सही। साल में अपना 2 बार हुँ। वो लेते हैं, उनका जो टेस्ट होता है FMG का, सही, ठीक है। जैसे हमारा NRE है, उनका FMG होता है, तो सही। वो 2 बार लेते हैं, और उनके बच्चे फिर मतलब जिन अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड, और इस तरह बच्चे जल्दी पास करते हैं और जल्दी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। सही। अच्छा, एक बच्चे ने सवाल किया हुआ है कि सर कुछ जो कंसल्टेंट्स हैं वो कहते हैं कि फ़र्स्ट ईयर जो है वो लैंग्वेज यानी चाइना जाने के लिए वो आप पाकिस्तान से कर लें, हुँ। यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी आप वहाँ पे जाकर कर लीजिएगा, इससे आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो इसके बारे में कोई है आइडिया हम लोगों के, कोई हाँ, इसमें इस है तरह श्योरिटी या? इस तरह भी होता है, लेकिन वो फिर उसमें फिर आपको HS के लेवल 4 आपको वो यहीं से आप नहीं पास करेंगे, तो वो हुँ। आपको वहाँ वहाँ पे नहीं भेजेंगे। सही। जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे जाके करवाती हैं, वो हुँ। फिर आपको मतलब कि कर लेती हैं ना, हुँ। वो फिर वो अगले साल पे अगर नहीं भी पास हो रहा, हुँ। तो वो कहती हैं चले सेकंड ईयर में कर लेना, थर्ड ईयर में कर लेना। वो इतनी आपके मतलब ये है कि अगर वहाँ पे एडमिशन ले लिया जाके, वहाँ पे आप लैंग्वेज एयर कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रह भी जाता है बंदा जो उसका टेस्ट एक होता है, तो वो अगले ईयर में आपको कर देंगे प्रमोट, के आप दोबारा फिर ट्राई हाँ, कर लें वो साथ-साथ। इतना वो मतलब कि ज़्यादा हुँ। स्ट्रिक्टनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा यहीं से क्लियर नहीं करके जाएगा फिर तो मुश्किल हो जाएगा आगे एडमिशन देना। और कुछ ये कंसल्टेंट्स ये करते हैं कि वो एडमिशन ही लैंग्वेज में करा देते हैं, अच्छा, और मतलब स्टूडेंट को कि सिर्फ़ लैंग्वेज ही करवाएँगे उसके हाँ, बाद हाँ, MBBS वो खत्म? स्टूडेंट को नहीं पता होता कि मैं अच्छा। स्टूडेंट को क्या पता। हुँ। मेरे कई जो मतलब जानने वाले हैं, दोस्त हैं, जो चाइना से माइग्रेट करके मेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं, आए आए हैं मतलब के, तो सीनियर भी हैं, क्योंकि जब PMC ने A लिस्टिंग की थी, B लिस्टिंग, C लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ की थी, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी A लिस्ट में थी। मैं भी जब एडमिशन लिया था, तो मैंने भी यही देख के एडमिशन लिया था कि A लिस्टेड यूनिवर्सिटी हो। तो जो SMU थी, सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो A लिस्ट में तब भी थी और आज भी है, ठीक है। तो उस वक़्त बहुत सारे बच्चे A लिस्ट, B लिस्ट होने की वजह से उन्होंने चाइना से माइग्रेशनें ली, उन्होंने किर्गिस्तान से माइग्रेशनें ली, कुछ तो रशिया से भी आए, सिर्फ़ इसलिए कि वो सेमी A लिस्टेड है, ठीक है। तो जब वहाँ पे स्टूडेंट मतलब कि उधर जाते हैं, तो वो वहाँ पे उनको पता नहीं होता कि उनका एडमिशन किस में मतलब किस में है। तो हुँ। वो फिर उन्होंने अपने जो लाइफ़ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि जी हमें पता नहीं था, हम वहाँ गए तो हमारा जो एडमिशन था वो किसी लैंग्वेज में हुआ था। वो तो फिर साल गुज़र गया, फिर वीज़ा रिन्यू होता है, वो सारा प्रोसीजर होता है। फिर हमें पता चला, फिर कंट्रैक्टर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो फिर और ज़्यादा पैसे माँगते हैं, यानी कि उनको डबल पेमेंट करनी पड़ती है।
फिर जाके वो मेडिकल में एडमिशन होता है उनका। तो ये होता है, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि हर कंसल्टेंट ऐसा करता है, तकरीबन आपको 20-30% इस तरह के केसेस मिलेंगे। सही हो गया। इस तरह के केसेस ना, अच्छा डॉक्टर आदित्य, जब मैंने आपसे बात की थी कि हम ना इस तरह का करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं इस पे, क्योंकि मेनली जो बाहर का सारा प्रोसीजर होता है, वहाँ से एडमिशन के लेटर्स वगैरह निकलवाना, तो वो सारा इनके ज़िम्मे होता है। मेरा काम होता है कि स्टूडेंट को गाइड करना, उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करना कि कौन सा कंट्री अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो उस वक्त ना मुझे, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए थे मेडिक्स को बनाए हुए, तो ना तब ये इशू बना कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा कि सर हमने ना इस तरह फ़ीस भरी है कंसल्टेंट को, तो हमारा एडमिशन हुआ अभी तक। तो फिर मैंने इस साइड पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, पूछा कि भी क्या रीज़न्स होती हैं, आपसे डिस्कस किया। तो फिर जाके पता लगा कि इसके पीछे तो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा होता है। कि क्या करते हैं, फ़ीस आपसे ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, आपको कहेंगे आप जब वहाँ पे जाएंगे फ़ीस आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बच्चे का जो है यहाँ से वीज़ा लगता है, वो पैसे भर के वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाके क्या पता लगता है कि जी ना फ़ीस आई है, ना आपका एडमिशन हुआ है। और अगर एडमिशन हो भी गया है लेकिन आपकी फ़ीस क्लियर नहीं होती, यानी आप पहले भी इधर से पैसे भर के जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे 5-6 लाख दोबारा देना पड़ता है। तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। और इसमें फिर कंसल्टेंट्स ना बाद में आपकी बात सुनते भी नहीं है, वो कहते हैं जी हमने तो आपको एडमिशन लेटर निकलवा दिया, तब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने अभी तक जो भी एडमिशन करवाए उसमें स्टूडेंट्स जब जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन शो करते हैं, ठीक है। और बाद में ना वो दुआ भी देते हैं कि सर वाकई हमें यहाँ पे आके पता लगा है कि बाकी लोग कितने पैसे भर के आए थे और हमने आपके थ्रू जो एडमिशन करवाया है कि उसमें हमने कितनी फ़ीस पे की है, हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। और हम वहाँ बच्चे के जाने तक, ठीक है, उसकी स्टडीज़ तक हम उनको जो एक सपोर्ट है वो हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलें बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों का। एक बच्चे ने पूछा है कि चाइना के लिए एमडी कैट देना मस्ट है क्या? तो देखें, एमडी कैट आपके लिए मस्ट है, ठीक है। कुछ कंसल्टेंट्स आपको कहेंगे कि आप एडमिशन ऐसे ले सकते हैं, आप इस बेस के ऊपर ले सकते हैं, अगर आपने पिछले साल एमडी कैट दिया हुआ है वो रिज़ल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक एमडी कैट ही नहीं दिया, ठीक है, तो आपको इस साल एमडी कैट देना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि पीएमडीसी की नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ से एमडी कैट दिए बगैर जाएंगे, वहाँ पे चाहे आप एमबीबीएस कर लें, जब आप वापस आएंगे वो आपसे डिमांड करेंगे कि आपका एडमिशन किस बेस के ऊपर हुआ था, आपका कहाँ पे है वो रिजल्ट। तो इस तरह की चीज़ें ना आपको बाद में तंग करेंगी। तो काइंडली इस चीज़ से ना बचिएगा, एमडी कैट पास करने की कोशिश करें और उसके बाद बाहर आपने एडमिशन लेना है ले लें। ओके, तो इसी तरह हम और भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं कि तैयारी लेवल क्लियर हो गया। चलिए आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन्स हैं। वैसे हमारी तरफ से जो भी कुछ पॉइंट्स थे इसमें ज़रा देखिएगा, अगर कोई और पॉइंट्स हैं तो हम स्टूडेंट्स के क्लियर कर दें। फ़ौरन एमबीबीएस के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, अच्छा, 2-4 साल। इसमें ये बच्चे हम ना पहले पॉइंट क्लियर कर चुके हैं कि कितने अरसे में टाइम में एमबीबीएस होता है। अगर चाइना में आप कर रहे हैं तो तकरीबन 6 साल लगते हैं, क्योंकि 1 साल होता है लैंग्वेज ईयर का और 5 साल आपके एमबीबीएस के। और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ जैसे हम ऑफ़र कर रहे हैं इसमें कज़ाकिस्तान में, रशिया में और उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे आपके 5 साल लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज ईयर कोई नहीं होता। एक और स्टूडेंट ने सवाल किया है, इसमें खर्चा कितना आता है? हाँ, खर्चा आप दोबारा एक बार रिपीट कर दें ताकि स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। खर्चा ना यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जो तो उन वहाँ पे आपको क्या लगे 1-2 लाख का फ़र्क आ जाता है। तो जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीसेज़ हैं वो ये हैं कि 10 से 11 लाख फ़ीस है यूनिवर्सिटीज़ की। किसी की 9 लाख भी है, किसी की 8.5 लाख भी पीकेआर में जो बनती है, वहाँ पे उनकी करेंसी में बनती है फ़ीस। तो मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ। और जो एवरेज 1 साल का खर्चा है आपके हॉस्टल, आपके खाना पीना, वो मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 से 15 लाख के राउंड अबाउट एक स्टूडेंट का एक्सपेंस होगा 1 साल का। सही हो गया। यानी कि अगर हम देखें टोटल एमबीबीएस के अगर 5 साल हैं तो ये बन जाएगा जी 12 5 60, तकरीबन 60-70 के नियर अबाउट चला जाता है। 60-70। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो प्राइवेट में अभी के टाइम चल रहा है तो उसमें 1 करोड़ 30 लाख तक तकरीबन एमबीबीएस हो रहा है, सिर्फ ये फ़ीस है। उसकी बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लग गया तकरीबन 1.5 करोड़ तक काम जा रहा है 5 साल का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। हरबिन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आप हमें मैसेज कीजिएगा तो फिर हम आपको इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर और इसका जो एक्सपेंस होगा वो बताएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ना यहाँ पे पूछ रहे होते हैं, मुझे मैसेज से पूछ रहे होते हैं कि सर हमने जर्मनी में जाके एमबीबीएस करना है, हमने इटली में जाके एमबीबीएस करना है, कुछ ना इस तरह के कंट्रीज़ में पूछ रहे होते हैं। तो देखें, आप जाने को जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन याद रखिएगा ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाएंगे ना आपके पास, वहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है, उसका प्रोसीजर बड़ा लेंथी होता है, वहाँ का खर्चा बहुत करोड़ों में बनता है जाके। तो ये स्कॉलरशिप वाली बात आप भूल जाएँ। एक वो आई मैट का टेस्ट होता है, उसके थ्रू कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो चीज़ है। उसके बारे में डिटेल्स वगैरह आप देख लीजिएगा।
लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है कि आप कहें कि जी आप किसी कंट्री में जाएंगे, कंसल्टेंट आपको कहे कि जैसे वो होता है ना ग्रेजुएशन के बाद कई लोग जा रहे होते हैं पीएचडीज़ वगैरह करने के लिए, तो उसमें वो बाहर जाते भी हैं, ठीक है, वहाँ पे काम भी करते हैं। इस तरह का अगर किसी को लारा लगाया जाता है तो इस चीज़ को अपने माइंड में मत रखिएगा, ठीक है। ये सरासर आपके साथ जो है वो स्कैम हो रहा होता है। मेरे ख्याल में कोई नर्सिंग के क्वेश्चंस भी कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे हमसे कि नर्सिंग करनी हो। चाइना में एमबीबीएस के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप का ना पहले आपको क्लियर कर दिया गया कि स्कॉलरशिप कोई नहीं होती, ठीक है। आप ये देखें कि आप एक ऐसी डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। वो आपको क्यों ऑफ़र करेंगे? आपको इस केस में ऑफ़र की जाती है स्कॉलरशिप अगर आप वहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आपको यानी फर्स्ट ईयर की फ़ीस देनी पड़ेगी। आपके परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर फिर कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप्स नहीं होती। अच्छा, एक बच्चे ने एक सवाल किया है कि आई मैट के बारे में, तो बच्चे इसकी ना इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और आई मैट होता है ना, हाँ, जिसको उसमें फिर उसमें बहुत रेयर केसेस मैंने देखे हैं कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ही रेयर केस है जो कोई स्कॉलरशिप पे क्या हो। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। मतलब मैं यूरोप का बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कंट्रीज़ फिर हमें वीज़ा नहीं देते जो हमारे पासपोर्ट की मतलब जो रैंकिंग है या जो भी है। तो इस वजह से आपने कभी किसी को देखा है कि आई मैट में किसी को स्कॉलरशिप मिली है? अच्छा, इसमें बच्चा पूछ रहा है कि प्राइवेट इन पाकिस्तान वर्सेस फॉरेन एमबीबीएस, तो बच्चे इस पे ना ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा। और मार्क्स कितने होने चाहिए अच्छा, आई मैट की ना ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे आप देखिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी आई थिंक इस साल का तो इसका टाइम गुजर गया है आई मैट का, तो अगले साल मैं ट्राई करूँगा इसके बारे में कोई गाइडलाइन वीडियो बना दूँगा। हाँ, अगर लास्ट ईयर एमटी कैट आपका पास था तो उसकी बेस के ऊपर हो सकता है, आप उस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं, वो आपका रिज़ल्ट वैलिड है। और अगर ऐसे बच्चे हैं जो रिपीटर्स बच्चे हैं जिन्होंने माइंड बनाया हुआ है कि हमने फॉरेन एमबीबीएस करना ही करना है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिर देर ना करें, अपना एडमिशन सिक्योर करवा लें, ताकि जो अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आपको है कि हमने यहाँ पर एडमिशन लेना है, वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। ऐसा ना हो कि बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएँ। चलें जी, होप्स हो कि आपकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। और ये है कि आप लोग जो है वो रब्ता कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे हमसे, हम जो है वो सारी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। इसके जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं हम बल्कि ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देंगे, तो उसमें सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। और मज़ीद हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, एडमिशन्स के लिए। कॉन्टैक्ट का नंबर और नंबर जो है हमारा मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज पे भी आपको मिल जाएगा 032655903005। इस पर आप रब्ता कर लीजिएगा। ये मेडिक्स का ऑफिशियल नंबर है और इसी से हम डील कर रहे होते हैं। तो आप ये है कि अच्छा, इस पर ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कई बच्चे ना क्योंकि डॉक्टर आदिल तो चले जाएंगे कज़ाकिस्तान वापस, तो फिर ना बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमें छोटी कैसे होगी। हमारे वालिदैन कहते हैं ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इवन कई बच्चे ना मुझसे मेरे शनाख्ती कार्ड मांग रहे होते हैं कि सर अपने शनाख्ती कार्ड की पिक्चर दे दें, तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ना मैं फिर उन्हें ये ऑफर करवा रहा होता हूँ कि भाई मैं इधर निश्तर में मौजूद हूँ, ठीक है, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो है, आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। अपने पेरेंट को जब लेके आना है आप आ जाएं, ठीक है। मैं अवेलेबल हूँ, आपकी खिदमत भी की जाएगी, आपको जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, आपकी छोटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो यही हम कर सकते हैं। बाकायदा हमारा वैसे ऑफिस नहीं है कि आप कहें जी हम यहाँ पे ऑफिस बना के बैठ जाएं, तो इन चक्रों में हम नहीं पढ़ने वाले। हमारा क्योंकि एक ऑनलाइन सिस्टम है, मैं खुद आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है, ये डॉक्टर आदिल भी स्टूडेंट हैं। तो इसमें यही है कि हमसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जितना हो सकेगा हम आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें अगर किसी को कोई इसमें इशू होता है, आप मुल्तान आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इंशाल्लाह जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, तो हम उनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और उसमें यह है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे कि हम आज आपको कहें जितने लाख फ़ीस है और कल को हम आपको कहें जितने और लाख दे दें, तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे जा चुके हैं उनको इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया है पड़ा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो कोई स्टूडेंट गया है उसके साथ इसी तरह मैं लाइव आके कोई डिस्कशन करूँ, ताकि आपके लिए चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस भी पड़ी हैं। हाँ, वीडियोस भी हमारी इंस्टा के ऊपर मौजूद हैं जो गए हैं। अच्छा, चलें, अभी बाकी जो क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट हैं उनके तो आंसर हम इस सेशन में नहीं करेंगे, तो अभी का सेशन बस हम एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बस यही है कि आप जो चाहते हैं उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी डिसीजन क्या लेना है वो आपके ज़िम्मे है, ठीक है। आपने फ़ॉरेन से एमबीबीएस करना है नहीं करना वो आपके ज़िम्मे है। मेरा काम था कि आपको जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, और वो सारी प्रोवाइड कर दी हैं। और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह फिर कोई और सेशन हमारा होगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही है, और दुआओं में याद रखिएगा। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके साथ चैट पे शेयर कर दिया गया है, तो उस पर आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। मुझे और डॉक्टर आदिल को इजाज़त दीजिए, और फ़ी मानिल्लाह।